हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। रैंडम मार्किंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस, जो चैप्टर नंबर 18 में दिया है और क्लास नंबर 16 है। इससे पहले हमने प्रोनाउन सीरीज को पढ़ा था। पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रोनाउन सीरीज में, और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। बस आप शुरू से लेके एंड तक बने रहें, आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही फ्रूटफुल क्लासें आती रहेंगी और एग्ज़ाम नज़दीक है, प्रैक्टिस करते रहें LT ग्रेड के लिए। और जो हमने ड्रामा वाला सेक्शन था वो कंप्लीट कर लिया है LT के लिए, और प्रोज और फिक्शन वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस उसको जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। रिलेटिव प्रोनाउन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, पेयर ऑफ सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस दिया है आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न। दो सिंपल सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ना है और एक सेंटेंस बनाना है। जो सेंटेंस बनेगा जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वो बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, नॉन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। जो क्लाउज बनेगी वो बनेगी आपकी एडजेक्टिव क्लाउज, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो दो काम करते हैं, एक तो कंजक्शन का काम करते हैं, एक प्रोनाउन तो होते ही होते हैं, वो कनेक्टर भी होते हैं, वो कंजक्शन भी होते हैं। दो काम करते हैं जिसको हमने आगे लिया है, इस पॉइंट को हाईलाइट किया है। ये कंजक्शन भी है और आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी है। और जो बनेगा रिलेटिव प्रोनाउन वो बनेगी आपकी एडजेक्टिव क्लाउज। ध्यान रखेंगे, वो आपकी बनेगी एडजेक्टिव क्लाउज, वो आपकी एडजेक्टिव क्लाउज बनेगी, इस बात को ध्यान रखना है। तो कह रहा है इन तीन सेंटेंस दिए हैं उसने, जो आप किताब में देख पा रहे होंगे। आई मेट हरी, हरी जस्ट रिटर्न। आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। हियर इज द बुक, यू लेट मी द बुक। ध्यान रखेंगे। तो पहले वाक्य में आई मेट हरी, मैं हरी से मिला, और हरी के बारे में जानकारी दी गई है, हरी से मिला है, और हरी के का ही दूसरे वाक्य में सब्स्टिट्यूट दिया गया है, प्रोनाउन दिया गया है। तो हरी हैड जस्ट रिटर्न, जो अभी अभी गया था। तो गया कौन था? हरी गया था। पता किसके बारे में? हरी। तो हरी को काट कर, इस दूसरे वाले के हरी को काट कर क्या कर देंगे? हम हु का प्रयोग कर देंगे, हु का प्रयोग कर देंगे। यहाँ जोड़ने के लिए एक हरी को हमने लगा दिया है, दूसरे हरी के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो क्या यहाँ पर हु का प्रयोग किया जाएगा, हु का प्रयोग किया जाएगा। तो हो जाएगा आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता, हिम होता यहाँ पर नहीं, तो क्या करते? हुम का प्रयोग करते। अगर कहाँ हु था, या हु जो होता या पोजीशन दिखाता तो हुज का प्रयोग करते हैं। या कोई वस्तु होती तो विच या डेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा, जो पहले दूसरे हरी को काट देगा। तो सेंटेंस बन जाएगा आई मेट हरी, I met हरी who had just returned, जो अभी जा चुका था। तो कैसे हो जाएगा? हु हो जाएगा। और हु क्या है यहाँ पर? रिलेटिव प्रोनाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट का। ध्यान रखेंगे, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। और ये भी ध्यान रखेंगे, यदि हु आएगा करेक्टर, जो आगे बताऊंगा मैं इसको। आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। तो मैंने जो पा चुका था पेन को, वो मैंने क्या कर दिया? खो दिया। तो इस पेन को हटाएंगे और यहाँ क्या लगा देंगे? विच का प्रयोग कर देंगे, विच का प्रयोग कर देंगे। तो वाक्य ऐसा हो जाएगा आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, विच आई लॉस्ट। ऐसे आपका वाक्य बन जाएगा।
तीसरा वाक्य दे रहा है कि हियर इज द बुक, हियर इज द बुक यू लेंट मी द बुक। अब देखो इसमें आया है पहले वाक्य में द बुक, और इसमें भी आया है द बुक की, द बुक। अब बार बार द बुक आ रहा है, तो एक बुक को, इस वाली बुक को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, डेट का प्रयोग कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा, इसको हटाएंगे और डेट का प्रयोग कर देंगे। हियर इज द बुक डेट, डेट यू लेंट मी, यू लेंट मी। और ध्यान रखेंगे या डेट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट का काम, ध्यान रखेंगे। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो आपका पजेसिव, पजेसिव वो आपका नाउन, वो सॉरी वो आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, वो आपका जो काम करेगा वो करेगा सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और पजेसिव का। इस बात को ध्यान रखना है। जो मैंने बताई थी वही बता रहा है ये। नाउ कंबाइन द ईच पेयर्स इनटू वन सेंटेंसेस। वन सेंटेंस जब बनेगा, जब वन बनेगा तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। और कॉम्प्लेक्स में कौन सा बनेगा, एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी। इस बात को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना है। आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न। आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। दोबारा रिपीटेशन नहीं होगा, नाम का ध्यान रखना। अब बार बार नहीं आएगा हरी। हियर इज द बुक डेट यू लेंट मी, डेट यू लेंट मी। आगे कह रहा है कि नाउ एग्जामिन द वर्ड्स हु विच और डेट। द वर्ड हु स्टैंड इन द प्लेस ऑफ नाउन हरी। हरी के स्थान पे कौन आया है, आपका हु आया है। इज अ वर्क ऑफ ए प्रोनाउन, जो काम कर रहा है प्रोनाउन का। और प्रोनाउन में क्या बना है, वो बना है आपका सब्जेक्ट। क्या बना है, सब्जेक्ट बना है। एक बात और ध्यान रखना, आप देख पा रहे होंगे जो हु है वो आया हरी के लिए, वो आया हरी के लिए। हरी क्या है, हु का एंटीसीडेंट है, ये आपका पूर्ववर्ती है, एंटीसीडेंट है। और यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। देखो एक सब्जेक्ट ए है, इसकी वर्ब ए है, एक सब्जेक्ट ए है, इसकी वर्ब कौन है, ये वाली, ध्यान रखना। और जो भी यहाँ वर्ब आएगी वो हरी के अकॉर्डिंग आएगी, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। जो भी वर्ब आएगी, यहाँ तो हैड है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हैव होती, हैज होती, इजारम होती, बाजबर होती, तब पता चलता। जो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वो आपकी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। भले ही ये कनेक्टर है, रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, लेकिन जो वर्ब आती है वो आने वाले पूर्ववर्ती मतलब एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। ये बात को ध्यान रखना है। अगर एंटीसीडेंट एक वचन है तो वर्ब एक वचन आएगी, एंटीसीडेंट बहुवचन है तो वर्ब क्या आएगी, बहुवचन आएगी। और जितने सब्जेक्ट और उतनी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। तो इसका जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट आई है, लॉस्ट का सब्जेक्ट आपका आई है, तो विच क्या आया, विच आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या खोया उसने, कोई पेन, तो विच क्या आया, ऑब्जेक्ट है। हियर इज द बुक डेट यू लेंट मी। अब देखो ये इज है, इसका सब्जेक्ट कौन है, द बुक है। इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है, ये इन्वर्जन है, मैंने पढ़ाया था, आप देख सकते हैं वीडियो, इन्वर्जन क्या होता है। और यू लेंट मी, और लेंट का सब्जेक्ट कौन है, यू है। तो डेट क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे। कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसने मुझसे ली, क्या ली, किताब ली, वो कौन है, डेट है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आने पर कोई दिक्कत नहीं है। जब वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि पहले वाले में दिया है। आगे और सारे सेंटेंस आएंगे। द वर्ड हु आल्सो ज्वाइन टू स्टेटमेंट। जो हु होता है इज द वर्क ऑफ अ कंजक्शन, ध्यान रखेंगे। ये आपका प्रोनाउन भी है, ये आपका कंजक्शन भी है, दो काम करता है। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो दो काम करता है, कंजक्शन का और प्रोनाउन का भी। और ध्यान रखना ये क्लास बन रही है एडजेक्टिव क्लास, क्योंकि ये क्वालिफाई कर किसको रहा है, जो है हु क्वालिफाई कर रहा है किसको, हरी को, हरी के बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये क्या है, आपकी एडजेक्टिव क्लॉज भी है। कंजक्शन में जो आता है
वो आपका बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनेगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। एक एक पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। देयरफॉर हु डज डबल वर्क, कैसे काम कर रहा है? डबल वर्क कर रहा है। द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन, द वर्क ऑफ अ कंजक्शन, दो काम कर रहा है। इट मे बी कॉल्ड अ कंजक्टिव प्रोनाउन, इसे क्या बोलते हैं? कंजक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। ध्यान रखना, कंजक्टिव दो काम कर रहा है, कंजक्शन और प्रोनाउन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको देख पा रहे होंगे। आगे वो कह रहा है कि इट इज हाउ एवर कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन, इसे रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है बिकॉज इट रेफर्स और रिलेट करता है कैरीज अस बैक, पहले वाले के बारे में बताता है, टू सम नाउन, जो पहले आता है, जो इससे पहले आता है उसके बारे में जानकारी देता है। डेट गोज बिफोर इट, जो अपने पहले वाले के बारे में बताता है। हियर इज द नाउन हरी, आपने देखा होता वो नाउन था हरी, हरी के बारे में कौन बता रहा था? हु बता रहा था। दिस नाउन डेट गोज बिफोर इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला शब्द एंटीसीडेंट होता है। भाई मैंने आपको बताया था, वो क्या है आपका? एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती है, जो पूर्व में आता है। अब वो क्वेश्चन कर रहा है, लेट द पीपल शो द सेम वे वाई विच एंड डेट आर आल्सो रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंसेस। तो आपको कहा सेकेंड और थर्ड सेंटेंस को देख के आपको उत्तर देना है। थर्ड और सेकंड सेंटेंस है उसको देख के आपको कहना है उत्तर देना है। इसको देखकर और इसको देखकर उत्तर देना है। तो आई हैव फाउंड द बुक, तो आपने क्या पाया? तो विच आई लॉस्ट, जिसको मैंने खो दिया था। अब देखो इसमें क्वेश्चन कर रहा है वो आपसे कि व्हाट इज द एंटीसीडेंट ऑफ विच इन सेकंड सेंटेंस। तो सेकंड सेंटेंस में एंटीसीडेंट क्या है? द पेन है, उसके लिए कौन आइए? विच आइए। व्हाट इज द एंटीसीडेंट ऑफ डेट इन द थर्ड सेंटेंस, डेट के लिए कौन आया है? द बुक आया है। द बुक एंटीसीडेंट है किसका? डेट का। तो मैंने एक हाईलाइट पॉइंट और कर दिया है, समरी, ये हमने अब तक पढ़ा था, उसमें देखो क्या करता है। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये पॉइंट आपको किताब में नहीं मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ाया जा रहा है आपको, जिससे कि आपको चीज़ें याद हों। किताब तो सबके पास है, अब कौन कितना किससे पढ़ पाता है वो डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ पाते हैं। तो समरी क्या है? अ रिलेटिव प्रोनाउन डज द वर्क ऑफ प्रोनाउन और कंजक्शन, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। रेफर करता है टू बैक प्रीसीडिंग नाउन कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट, ये क्या होता है आपका? एंटीसीडेंट होता है, जो इससे पहले आता है। बिना एंटीसीडेंट के आपका रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ध्यान रखना, उसी के बगल में रहता है, एकदम चिपक के रहता है उसी से। कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? हु होता है, विच होता है, डेट होता है, बट भी होता है, एज भी होता है, ये आपके हुज भी होता है, ये आपके क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। हुम होता है, हुम होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है वो फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। पॉइंट नंबर 149, फॉर्म्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन हु। जैसे डेफिनेशन, हु इज यूज फॉर पर्सन, दे रहा है कि हु होता है, वो होता है पर्सन के लिए। इट हैज डिफरेंट फॉर्म, नॉमिनेटिव, जेनेटिव, एक्यूजेटिव। तो हु की तीन फॉर्म में होती हैं। नॉमिनेटिव, ये सब्जेक्टिव बोलते हैं। जेनेटिव, इसे पजेसिव बोलते हैं। एक्यूजेटिव, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ध्यान रखना है, प्रोनाउन जो होते हैं, जैसे मैंने लिखा एक सिंपल प्रोनाउन, आप उसको देख के जल्दी समझ जाएंगे। जैसे ही, जैसे मैं लिखा ही, तो ही एक सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है। इसका जो जेनेटिव या पजेसिव केस बनेगा वो बनेगा आपका हिज, वो हिज बनेगा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, एक्यूजेटिव केस बनेगा, वो आपका बनेगा हिम। ध्यान रखना, इसका क्या बनेगा? हिम बनेगा इसका ऑब्जेक्टिव केस। वैसे ही आपका हु होता है, हु जो होता है
वो होता है सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट होता है। इसका जेनेटिव और पजेसिव केस बनेगा इसका हुज। इसका हुज बनेगा। और जिसका एक्जिटिव केस बनेगा आपका, वो बनेगा होम। क्या बनेगा? होम बनेगा, ध्यान रखेंगे, वो आपका होम बनेगा। जैसे ही के होते हैं, प्रोनाउन होता है जैसे सी, हर होता है। जैसे हु होता है, आई होता है, आई माई, मी होता है। तो ऐसे क्या होता है, हु का भी होता है। हु का सब्जेक्ट की हु होता है, और जेनेटिव हुज होता है, और ऑब्जेक्ट होता है होम। तो देखते हैं, नॉमिनेटिव क्या होता है? हु होता है, जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ध्यान रखेंगे, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय या गर्ल कोई भी हो सकता है, ठीक है। और हु वर्क्स हार्ड। अब मैं देखो यही बात बता रहा था, जो हु आया है लड़की के लिए, लड़का के लिए, ये है क्या वचन? एक वचन है। अब एक वचन के हिसाब से जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जो भी वर्ब आएगी वो आपकी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग की जाएगी। अगर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है आपका? सब्जेक्ट का काम कर रहा है तब। अब देखो, दिस इज द बॉय। अब देखो, इस जो वर्ब है इसका वो सब्जेक्ट है दिस, और वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? हु। लेकिन जो भी वर्ब आएगी वो आएगी अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। भले ही हु या सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट आया किसके लिए है? लड़की के लिए, लड़का के लिए। तो आएगा क्या वर्ब? एक वचन आएगा। अगर यहाँ बहुवचन होता तो यहाँ बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाता। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। जेनेटिव या इसे पजेसिव केस भी बोलते हैं, जो काम करता है, जो इम्फेसाइज करता है चीज़ों को। इधर हुज, इसका होता है हुज। दिस इज द बॉय गर्ल, दिस इज द बॉय या गर्ल हुज एक्सरसाइज इज डन, जिसकी एक्सरसाइज क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है, अच्छे से खत्म हो चुकी है। तो ये क्या आपका पजेसिव केस है। इसके बाद एक ना एक नाउन जरूर आएगा, ये अकेला नहीं आता है। इसके बाद इसके पीछे एक नाउन जरूर आएगा। एक्जिटिव या ऑब्जेक्टिव। अब कह रहा है हु या हुम या हु होता है वो इनफॉर्मल होता है। देखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल वे में कर लिया जाता है। देखेंगे, दिस इज द बॉय या गर्ल हुम ऑल प्रेसेस। अब ये हुम क्या आया? ये दोनों ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है आपके? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑल प्रेस ये क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट है। हु का प्रयोग नहीं किया जाता है फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे कि दिया है, दीज आर द बॉयज या गर्ल्स वर्क हार्ड। तो हु आया लड़की या लड़के के लिए, जो बहुवचन है तो वर्ब भी आपकी बहुवचन है। दीज आर द बॉयज गर्ल्स हुज एक्सरसाइजेज आर डन वेल। तो एक्सरसाइज के हिसाब से क्या आया है? आपका आर आया है, ना कि हुज के हिसाब से। हुज वाले केस में जो आपकी वर्ब आएगी वो आएगी नाउन के हिसाब से। लेकिन आया किसके लिए? लड़की के लिए आया है, लड़का के लिए आया है। दीज आर द बॉयज गर्ल्स हुम या हु ऑल प्रेस। तो ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। कह रहा है कि फॉर्म आर द सेम सिंगुलर प्लूरल मैस्कुलिन फेमिनिन। तो जो फॉर्म रहेगी वो सबके लिए एक जैसी रहेगी, चाहे वो मैस्कुलिन हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फेमिनिन हो, या कोई भी हो, वो फॉर्म रहेगी एक जैसी रहेगी। ये नहीं है कि महिला के लिए कुछ और आ रहा है। जैसे महिला के लिए सी आता है और पुरुष के लिए ही आता है, तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। जब महिला भी सी होगी, जब पुरुष भी, सॉरी, दोनों के लिए क्या आएगा? आपका हु आएगा। क्या आएगा? हु आएगा, हु जाएगा, हुम आएगा। चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे आपका प्लूरल हो, कोई भी फॉर्म हो, सभी के लिए हु, हुम, हु जाएगा। महिला पुरुष दोनों क्या है? हु है। महिला भी है, पिता भी यही है, और माँ भी क्या है? हु है।
ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है द फॉर्म्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन विच के बारे में बताना है आपको, विच के बारे में। तो डेफिनेशन है इसकी विच की, विच इज यूज फॉर थिंग्स एनिमल्स। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। विच का प्रयोग वस्तुओं के लिए और एनिमल्स के लिए। द सेम फॉर्म नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव मतलब ऑब्जेक्टिव। इसका सब्जेक्ट भी विच होता है, इसका ऑब्जेक्ट भी विच होता है, दोनों विच होता है। जैसे हु के केस में ऐसा नहीं होता है, हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, हु का जेनेटिव होता है आपका विच, सॉरी हुज होता है, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसका नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव आपका विच ही होता है। जैसे दिस इज द हाउस विच बिलोंग टू माई अंकल। आप देख पा रहे होंगे जो हाउस है वो एक वचन है और इसके लिए कौन आया, विच आया है। और वर्ब कैसे आ रही है आपकी, सिंगुलर आ रही है। जैसे कि आपको नाउन दिया है, नाउन एक वचन तो वर्ब भी एक वचन। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, दिस है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, विच है। जितने वर्ब उतने सब्जेक्ट आने चाहिए। दिस हाउस विच माई अंकल बल्ट कॉस्ट इन 3,50,000 जो 3,50,000 में मेरे चाचा ने बनाया था। अब देखो द हाउस जो है इसकी वर्ब कौन है, इसकी वर्ब है आपकी कॉस्ट। क्या है, कॉस्ट है। रखेंगे जो द हाउस है इसकी कॉस्ट की वर्ब क्या है, कॉस्ट है। और माई अंकल जो है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कौन सी है, बिल्ट है। बिल्ट का सब्जेक्ट कौन है, माई अंकल। और कॉस्ट का सब्जेक्ट कौन है, द हाउस। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। कॉस्ट का सब्जेक्ट है द हाउस, बिल्ट का सब्जेक्ट है आपकी माई अंकल, और विच क्या बचा, विच बचा ऑब्जेक्ट। क्या बनवाया था, घर बनवाया था। तो घर के बारे में आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे पॉइंट उसने क्या दिया, इसका जेनेटिव। जेनेटिव होता है नो जेनेटिव फॉर्म वूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफ विच। क्या होता है, ऑफ विच होता है विच वाले केस में। मतलब किसी इसका क्या होता है, हुज का होता है ऑफ विच। इसका कोई जेनेटिव नहीं है। या क्या करेंगे, हुज का ही प्रयोग कर सकते हैं या कर सकते हैं ऑफ विच का। क्या करेंगे, ऑफ विच का। जैसे a triangle whose their three sides are equal is called an equatorial triangle। रखेंगे whose जो आ रहा है आपका पॉजिटिव या जेनेटिव केस बता रहा है, या फिर यहाँ ऑफ विच का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है फॉर्म्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन डेट। बता रहा है डेट के बारे में। डेट रेफर करता है पर्सन थिंग्स वस्तु के लिए, पर्सन के लिए भी आता है डेट, दोनों के लिए आता है। सिंगल हो चाहे हो प्लूरल। सेम फॉर्म ऑफ नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव, नो जेनेटिव की। इस पॉइंट को ध्यान रखें, नो जेनेटिव। इसका कोई पॉजिटिव जेनेटिव केस नहीं होता है। इसका ऑब्जेक्ट होता है, इसका सब्जेक्टिव होता है, लेकिन इसका जेनेटिव नहीं होता है। जैसे कि हुज होता है वैसे इसका नहीं होता है। और दोनों के लिए आता है, चाहे आपकी वस्तु हो चाहे आपका पर्सन हो। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही डेट इज कंटेंट इज रिच। तो ये क्या आपका, ये आपका सब्जेक्ट है। अब ही क्या है, पर्सन है। अब इज है, इसका सब्जेक्ट कौन है, आपका आ रहा ही। और इज का सब्जेक्ट कौन है आपका, डेट है। देखो दे, लेकिन दे फॉर्मल वे में आता नहीं है, इसकी जगह दॉज का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, दे की जगह दॉज आता है। ओल्ड इंग्लिश निकाला गया है, द दे डेट टच पिच विल बी डिफाइल्ड। तो डेट क्या है यहाँ, डेट आ रहा है आपका, वो आपका क्या है, वो आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। टेक एनीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, जो भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं
सुपरलेटिव डिग्री होती हैं उनके लिए क्या आता है, डेट का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री। इंडिफिनिट प्रोनाउन के लिए क्या आता है आपका, डेट का प्रयोग किया जाता है। एनीथिंग डेट यू लाइक, तो ध्यान रखेंगे डेट के केस में पर्सन्स के लिए और थिंग्स के लिए नो जेनेटिव, इसका जेनेटिव नहीं बनता है। नेक्स्ट दिया है इसमें फॉर्म्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट के बारे में बता रहा है। व्हाट क्या कह रहा है कि व्हाट रेफर टू थिंग्स ओनली, केवल वस्तुओं के लिए आता है। सिंगुलर नॉमिनेटिव एक्यूजिटिव विदाउट एंटीसीडेंट, बिना एंटीसीडेंट के प्रयोग किया जाता है व्हाट, इस बात को ध्यान रखेंगे। विदाउट एंटीसीडेंट और केवल किसके लिए आता है, ओनली थिंग्स। नॉमिनेटिव accusative, what has happened is not clear, what has happened is not clear। I say what I mean, he failed in what he attempted, तो सारे कहेंगे इसके लिए प्रयोग होता है ओनली वस्तुओं के लिए। यूज ऑफ हु, आगे दिया है यूज ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें जो पॉइंट दिया है वो दिया है यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसमें पहला पॉइंट दिया है, इसमें यूज ऑफ हु का प्रयोग करते हैं। तो हु का प्रयोग कहाँ करते हैं, डेफिनेट रेफर करता है पर्सन्स ओनली, सिंगुलर और प्लूरल, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, केवल किसके लिए करता है, पर्सन्स के लिए करता है। जैसे द मैन हु इज ऑनेस्ट इज टेस्टेड, वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखेंगे जो यहाँ सब्जेक्ट है, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब। ब्लेस्ड इज ही हु हैज फाउंड हिज वर्क, द प्रेत बेस्ट हु लव्ड बेस्ट, ये पोएट्री से निकाला है। ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट, देखो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। दे नेवर फेल हु डाई इन ग्रेट काउज, they are slaves who dare not be in the right with 2 or 3। अब आगे कह रहा है कि who is sometimes used for animals, कभी कभी इसका एनिमल के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसका प्रयोग कभी कभी एनिमल्स के लिए भी किया जाता है, कभी कभी इसका एनिमल्स के लिए भी किया जाता है। देखिए एनिमल कैसा होना चाहिए, वो केवल पेट एनिमल होना चाहिए, केवल पेट एनिमल, पालतू जानवर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई जानवर जंगली जानवर है, केवल पालतू जानवर के लिए हम हु का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी दिया था, द फॉक्स, द डॉग, तो द डॉग के लिए क्या आ सकता है, आपका हु आ सकता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट हुज कह रहा है कि डेफिनेशन पजेसिव ऑफ हु, ये जेनेटिव है और पजेसिव क्या है, हु का है। यूज फॉर पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स, ये सभी के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे पर्सन्स हो, एनिमल्स हो, थिंग्स हो, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल दिया है द सन, सूर्य, द सन कामा हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ कामा इज रिगार्डेड बाय सम पीपुल एज अ गॉड। ध्यान रखेंगे ये आपका क्या है, ये नॉन डिफाइनिंग क्लास का एग्जाम्पल है, ये नॉन डिफाइनिंग क्लास का, जिसकी ये कह रहा था सन, सूर्य, जिसकी जो किरणें है गिव लाइफ टू द अर्थ, धरती वासियों क्या देती हैं, जीवन देती हैं। इज रिगार्डेड बाय सम पीपुल एज गॉड, उसे क्या बोलते हैं, भगवान लेके बोलते हैं सूर्य को। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका नॉन डिफाइनिंग क्लास का एग्जाम्पल है, इसको हमने आगे लिया है। नॉन डिफाइनिंग क्लास 2 कॉमा से इंडिकेट किया जाता है, केवल दुनिया में एक ही चीज़ है वो
किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्रॉपर नाम हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ केवल एक ही है, उसके लिए हम नॉन डिफाइनिंग क्लाउज का प्रयोग करेंगे। जो क्लाउज होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग क्लाउज में कोई कामा नहीं आता है और नॉन डिफाइनिंग क्लाउज में दो कामा से इंडिकेट किया जाता है। आगे कह रहा है दिस इज द क्वेश्चन हुज सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन हैज बेफल्ड फिलोसोफर ऑफ ऑल एजेज। तो मॉरली प्रॉपरली द सॉल्यूशन ऑफ विच, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑफ विच, इसको हम ऑफ विच भी बोल सकते हैं, जैसे कि आगे बताया था ऑफ विच। तो सॉल्यूशन पहले आएगा, उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना। द सॉल्यूशन ऑफ विच, ऑफ विच, विच हैज बेफल्ड फिलोसोफर ऑफ ऑल एजेज, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। पॉइंट, अगला पॉइंट दिया है विच, यूज ऑफ विच, डेफिनेशन दे रहा है रेफर टू थिंग्स एनिमल्स, इसका प्रयोग होता है वस्तुओं के लिए और एनिमल्स के लिए। सिंगुलर और प्लूरल कैन आल्सो रेफर टू द सेंटेंस, जैसे दोनों के लिए होता है, जानवर और वस्तुओं के लिए। द मोमेंट विच इज लॉस्ट इज नेवर, इज लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए चला जाता है। द बॉक्स विच हेल्प, अब जो हेल्प आया है, देखो विच है वो आपकी नाउन है, यहाँ जो आया है एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग क्या है, बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि बहुवचन वर्ब है वैसे आपका बहुवचन नाउन है। यू मस्ट आर दोज विच मेक यू थिंक मोस्ट। अब देखो ये द बुक है, अब विच है इसका जो सब्जेक्ट है, हेल्प इसकी वर्ब है, हुज की, विच की, इसका सब्जेक्ट कौन है, विच है, और जो द बुक है इसकी वर्ब कौन है, आर है, देख पा रहे होंगे आर है, और यू क्या है यहाँ पर, यू आपका ऑब्जेक्ट है। और विच जो आई है वो आई है दोज के लिए, दोज के लिए, इसका सब वर्ब कौन है, मेक है, इसका वर्ब क्या, मेक है, ध्यान रखेंगे। और यू थिंक है वो किसके लिए आई है, वो आई है यू के लिए। ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूछा जाता है, जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट होने चाहिए। ये तो अभी तो लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जब भरना हो यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ तो बीच बीच भर दो, कोई बात नहीं है। जब पर्सन्स की बात ही है, जब हु आता है, हुम आता है, कहाँ दिक्कत आती है कि क्या भरे, हुम भरे, हुज भरे, या फिर हु भरे, हुम भरे, हुज भरे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों जगह भिज आ जाएगी। द हॉर्स विच आई रिसेंटली बाउट इज एन अरब, अवर फादर, तो पिता एक होते हैं, इसलिए क्या करा जाएगा, अपने आप को नॉन डिफाइनिंग क्लास का प्रयोग किया जाएगा। which are art in heaven, the man who said to be drunk, which was not the case, तो ड्रिंक के बारे में बता रहा है। he said he saw me there, which was lie, his hair which is fortunate, ये आ रहा है वस्तुओं के लिए और एनिमल के लिए। यूजेज देखो रेस्ट्रिक्टिव, अब देखो मैं वही बता रहा था, रेस्ट्रिक्टिव डिफाइनिंग क्लाउज दोनों एक ही होती हैं, रेस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग क्लाउज दोनों एक ही होती हैं। डिफाइनिंग क्लाउज होता है द मैन हु हैड चीटेड मी बाज अरेस्टेड, बाज अरेस्टेड। अब देखो ध्यान से कह रहा है, अब हु आया है, इससे पहले कोई कामा का प्रयोग नहीं किया गया है, ये आपकी क्या है, रेस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग क्लाउज है, ये आपकी डिफाइनिंग है, रेस्ट्रिक्टिव क्लाउज है। नॉन रेस्ट्रिक्टिव और कंटिन्यूटिव या नॉन डिफाइनिंग क्लाउज तीन प्रकार की होती हैं। नॉन रेस्ट्रिक्टिव, कंटिन्यूटिव, इसको ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूटिव और नॉन डिफाइनिंग क्लाउज। द टीचर सेंट फॉर द बॉय हु केम एट वंस, अब एक केवल इस बच्चे के बारे में बता रहा है, केवल एक ही बच्चे के बारे में, जिसको कॉमा से इंडिकेट किया गया है, केवल एक अकेला व्यक्ति है, ठीक है, अकेला व्यक्ति है। नॉन डिफाइनिंग क्लाउज आर सेपरेटेड बाई कॉमाज, पॉइंट को ध्यान रखना है, नॉन डिफाइनिंग क्लाउज सेपरेटेड बाई कॉमाज, इसके तीन नाम होते हैं, नॉन रेस्ट्रिक्टिव, कंटिन्यूटिव और नॉन डिफाइनिंग।
इसके 3 नाम आते हैं, ध्यान रखेंगे। वो पूछ सकता है कौन सी कंटिन्यूटिव है। जैसे माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू अमेरिका, रेस्ट्रिक्टिव है। सेवरल ब्रदर में से कोई एक भाई, कह रहा है कि मेरे भाइयों में से कोई एक भाई जो जो डॉक्टर है वो कहाँ गया है, अमेरिका जा चुका है। माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू अमेरिका, आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपका कामा है, यहाँ भी क्या है, कामा है। अब कह रहा है कि मेरा एक ही भाई था, केवल अकेला भाई जो कहाँ गया है, अमेरिका गया है, वो क्या है, डॉक्टर है। ये क्या है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव ओनली वन ब्रदर के बारे में बात कर रहा है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, केवल एक के बारे में बात करेगा, नॉन रेस्ट्रिक्टिव का प्रयोग किया जाता है या नॉन डिफाइनिंग। अगर पॉइंट दिया है यूज ऑफ डेट, डेट का प्रयोग डिफाइनिंग करता है। डेफिनेशन इसकी रेफर टू पर्सन और थिंग्स, डेट का प्रयोग दोनों के लिए होता है, पर्सन के लिए भी होता है और थिंग्स के लिए होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। ओनली फॉर डिफाइनिंग क्लॉज, केवल डिफाइनिंग क्लॉज में, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में डेट का कोई काम नहीं है। नो जेनेटिव, नेवर यूज आफ्टर प्रोपोजिशन। इन 3-4 पॉइंट है, इनको याद कर लो, ये बहुत काम की चीज़ है। इसका प्रयोग केवल पर्सन और थिंग्स के लिए होता है, ये डिफाइनिंग क्लॉज के लिए होती है ओनली। इसका नो जेनेटिव, नेवर यूज आफ्टर प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है, प्रपोजिशन के बाद इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल है, दिस इज द बॉय डेट आई टोल्ड ऑफ यू। अब तो ऑफ आ रहा है लास्ट में, ऑफ आ रहा है आपका लास्ट में, इसके साथ नहीं आ सकता। आई नो द हाउस डेट ही लिव्स इन, अनईजी लाइज द हेड डेट बियर्स अ क्राउन। बताओ विलियम शेक्सपियर के किस प्ले की ये लाइन है। अनईजी लाइज द हेड डेट बियर्स अ क्राउन। आई हैव लॉस्ट द वॉच डेट यू हैव गिव मी, ये क्या आपकी वस्तु है। थ्राइस इज ही आर्म्ड डेट हैथ इज क्वारल जस्ट, अ सिटी डेट इज सेट ऑन हिल कैन नॉट बी हिट। ये सब क्या है, वस्तु पर्सन दोनों आ रहे हैं। ही डेट इज नॉट विद मी इज अगेंस्ट मी, हैप्पी इज द मैन डेट फाइंडिथ विजडम। आगे कह रहा है कि ही डेट इज स्लो टू एंगर इज बेटर देन द माइटी, द क्राउड डेट गैदर्ड चीयर्ड हिम टू द इको, what that who that has met him can escape his influence, all that I said had no effect on him। ये क्या है, वस्तु है। He was the most eloquent speaker that I ever heard। नेक्स्ट पॉइंट है, that is, नेक्स्ट पॉइंट है कि that is डेट एज एन एडवर्बियल एक्यूजिटिव होता है। एडवर्बियल एक्यूजिटिव कैसे होता है, डेट में बी यूज इन द सेंस ऑफ एडवर्बियल एक्यूजिटिव। जैसे इसका मीनिंग होता है ऑन विच, इन विच, एट विच। जैसे आई रिमेंबर द डे, द दिन है, इसलिए क्या आएगा आपका, ऑन आएगा। क्या आएगा, ऑन विच भी प्रयोग कर सकते हैं। डेट ही कैम, on the day that you thou eatest thereof thou shalt surely die। इसका मतलब क्या है, ऑन विच। कह रहा नोट इन द यूज डेट रेफर करता है टू टाइम, प्लेस और सिचुएशन। फंक्शन करता है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रोपोजिशन। इन मीनिंग होता है दो नॉट ग्रामेटिकली प्रोसीड बाई वन, ग्रामेटिकली प्रोसीड नहीं किया जाता, इसको ध्यान रखेंगे। रेस्ट्रिक्टिव फोर्स ऑफ डेट एंड इट्स लिमिटेशन। जो डेट होता है, बिकॉज डेट हैज ए रेस्ट्रिक्टिव डिफाइनिंग फंक्शन, इसका केवल डिफाइनिंग क्लाउज और रेस्ट्रिक्टिव क्लाउज में प्रयोग किया जाता है। इट कैन नॉट बी ऑलवेज सब्स्टिट्यूट फॉर हु और विच, हु और विच का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कभी भी, इनके बदले प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्पेशली व्हेन द एंटीजन इज यूनिक,
कैसा हो, यूनिक हो, यूनिक। एक ऐसा एंटीसीडेंट जिसके लिए केवल क्या सकता है, इसके दो कॉमा से, डिफाइनिंग क्लाउज, नॉन डिफाइनिंग क्लाउज, नॉन रेस्ट्रिक्टिव, कंटिन्यूटिव। तो वह क्या आएगा आपका, हु या विच आएगा। उसका इन दोनों के बदले में से डेट का प्रयोग पर्सन के लिए भी होता है और वस्तु के लिए भी होता है, लेकिन जब केस आता है नॉन डिफाइनिंग का, जब चीज़ क्या होती है, यूनिक होती है, तो वहाँ केवल हम हु या विच का ही प्रयोग कर सकते हैं, डेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे माई फादर डैट इज स्कूल मेट मास्टर इज 50 ईयर्स ओल्ड। अब कह रहा है मेरे पिताजी, मतलब ये कह रहा है कि मेरे पिताजियों में से बहुत सारे पिताजी में से एक पिताजी, बहुत सारे पिताजी में से एक पिताजी जो क्या स्कूल मास्टर हैं, वो कितने साल के हो गए, 50 साल के हो गए। या किसी के एक पिता से ज़्यादा हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना। तो यह कहेगा नॉन डिफाइनिंग क्लास का प्रयोग किया जाएगा। तो नॉन डिफाइनिंग क्लास की बात आती है तो वहाँ डेट का कोई काम नहीं रहता है, उसको डेट को निकाल के फेंक दिया जाता है। माई फादर हु इज अ स्कूल मास्टर इज 50 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका कॉमा का प्रयोग किया जाएगा, या कॉमा भी आएगा, या कामा है, कामा मिसिंग है, या कॉमा का प्रयोग जरूर होगा, मस्ट होगा यहाँ। बिना कामा के तो ये भी हो जाएगा कि बहुत सारे पिताओं में से एक पिता जो क्या है स्कूल मास्टर है। माई फादर के बाद कॉमा है, ध्यान रखेंगे, यह कामा का प्रयोग किया जाएगा। रूल कह रहा है हु आर विच व्हेन द एंटीसीडेंट यूनिक, जो क्या है यूनिक होना चाहिए, यूनिक ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक, जो केवल एक ही हो, जिसके लिए एक ही चीज़ आ सकती है, दुनिया में एक ही हो, सिंगुलर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अलाउड करता है मल्टीपल एंटीसीडेंट, जैसे माई सिस्टर, सिस्टर तो बहुत सारी हो सकती हैं, पिता बहुत सारे नहीं हो सकते। डेट हैज़ बीन एडोप्टेड बाई वाई अंकल, जो क्या है बीमार है, इल है। हियर डेट रेस्ट्रिक्टिव टू पर्टिकुलर सिस्टर अमॉन्ग मोर देन वन, बहुत सारी बहनों में से एक बहन क्या है जिसको गोद लिया गया है, वो क्या है बीमार है। अगर पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर 158, द रिलेटिव प्रोनाउंस डेट इज यूज इन प्रेफरेंस टू हु और विच। तो देखते हैं कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है। स्पेशल यूज, अब इनके किसके स्थान पर हो रहा है, वो हो रहा है हु और विच के स्थान पर। जैसे आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, इसको ध्यान रखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के बाद केवल डेट का ही प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे ही वाज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर डेट आई एवर हर्ड, हियर्ड द वाइजेस्ट मैन डेट एवर लिव्ड मेड हिज मिस्टेक्स। तो क्या करेंगे, या केवल सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग किया जाएगा। आफ्टर ऑल सेम एनी नन नथिंग ओनली, तो ये प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे जो आपके होते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जैसे नन, ऑल, द सेम, एनी, फ्यू, ओनली, लिटिल, सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या होते हैं आपके, या डेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, डेट का प्रयोग किया जाएगा। किसके लिए आया, ऑल के लिए आया। और ये किसकी लाइन है, ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है, गोल्ड कास्केट पे लिखा होता है ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ही इज द सेम, सेम आया है तो डेट का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। इट इज ओनली डंकीज, अब ओनली आए तो डेट का प्रयोग किया जाएगा। ब्रिज, केवल गधा है जो ब्रे करता है। इट वॉज नॉट फॉर नथिंग, नथिंग आया तो डेट का प्रयोग किया जाएगा। ही स्टडी फिलोसफी। मैन इज द ओनली मैन एनिमल डेट कैन टॉक, केवल अकेला जानवर है जो बात करता है। और पॉइंट दिया है इसमें, आफ्टर इंट्रोगेटिव, आफ्टर इंट्रोगेटिव, आफ्टर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जो होते हैं उनके बाद डेट का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हु डेट सॉ हर
डिड नॉट पिटी हर, हु एम आई डेट आई शुड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डेट का प्रयोग किया जाएगा हु के लिए। और भी दिए हैं जैसे व्हाट इज इट डेट ट्रबल यू सो मच, व्हाट इज देयर डेट आई डू नॉट नो। तो ध्यान रखना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए क्या आते हैं, केवल क्या आता है, डेट का प्रयोग आता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एंटीसीडेंट पर्सन और एनिमल थिंग। तो वहाँ पर क्या आता है, केवल और केवल डेट का प्रयोग किया जाता है। दो है एंटीसीडेंट, एक है आपका पर्सन, दूसरा क्या है एनिमल हो सकता है, आपकी वस्तु हो सकती है। जैसे द बॉय हिज डॉग, तो क्या है केवल डेट का प्रयोग किया जाएगा। हैड ट्रेस पास्ट बर टर्न आउट, तो ऐसे केस में आपका केवल और केवल डेट का प्रयोग किया जाएगा। यूज ऑफ व्हाट डेफिनेशन कहती है कि रेफर टू थिंग्स ओनली विदाउट एंटीसीडेंट, इक्वलेंट होता है डेट विच के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल दिया है व्हाट का मतलब है डेट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंडर्ड। आई से व्हाट डेट विच आई मीन व्हाट आई से। तो ध्यान रखेंगे जो व्हाट होता है इसका मतलब होता है डेट विच, इससे पहले कोई एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, पता है किस प्ले की लाइन है ये, विलियम शेक्सपियर के किस प्ले की लाइन है और कौन बोलता है इसको। व्हाट मैन हैज डन मैन कैन डू, व्हाट इज द वन मैन्स मीट इज अनदर पोजिशन, गिव केयरफुल हेड टू व्हाट आई से। तो ये क्या है आपके व्हाट से पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आता है, ये बराबर होता है डेट विच के। गिव केयरफुल हेड टू व्हाट आई से, व्हाट आई हैव रिटन, ही फाउंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर। तो ध्यान रखना इसके पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आएगा और डेट विच इसका मतलब होता है। इसका प्रयोग होता है सिंगुलर, नॉमिनेटिव और एक्विजिटिव ओनली के प्रयोग होता है, पॉसेसिव के लिए प्रयोग नहीं होता है। यूज ऑफ एज का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है एज का प्रयोग। यूज ऑफ एज डेफिनेशन है ओल्डर इंग्लिश, पुरानी अंग्रेजी में, यूज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर सच, सेम और एडजेक्टिव्स। किसकी बात करते हैं, सच की बात, सेम की बात और एडजेक्टिव की बात का प्रयोग किया जाता है। जैसे टीयर सच, जैसे इसमें दिया है टीयर सच एज एंजल्स एंड बी बर्स्ट फोर्थ। तो क्या है सच एज, दीज मैंगोज आर नॉट सच एज का प्रयोग किया जाएगा। आई बाउट यस्टरडे, ही इज सच अ मैन एज आई ऑनर, वी हैव नेवर हैड सच अ टाइम। और सच जहाँ क्या एडजेक्टिव है, ध्यान रखना एडजेक्टिव है। एज द प्रेजेंट, हिज आंसर बाय सच एज आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव। विद सेम के बाद भी क्या आता है एज का प्रयोग किया जाता है। माई ट्रेबल इज द सेम एज योर्स, दिस इज नॉट द सेम एज डेट, आई प्लेड विद द सेम बैट डेट यू डिड। विद एडजेक्टिव्स, जैसे विद एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे विद एडजेक्टिव आई कलेक्टेड एज मैनी स्पाइसियस एज आई कुड फाइंड। तो यहाँ क्या आएगा आपका डेट का प्रयोग किया जाएगा, डेट का प्रयोग किया जाएगा। जो वाला जो है ये वाला क्या है आपका एडवर्ब है, आपका एडवर्ब है, पहले वाला क्या है एडवर्ब है। अब आता है यूज ऑफ बट, ध्यान रखेंगे द सेम एज भी होता है, द सेम डेट भी होता है। सेम एज का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड, एक ही जैसा दिखना, और एक होता है सेम डेट, मीन्स होता है वन डेट द सेम, कोई चीज एक चीज सेम दिखना। ध्यान रखेंगे इसका प्रयोग होता है यूज ऑफ बट।
बट जो होती है वो ओल्डर इंग्लिश में यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आफ्टर नेगेटिव सेंटेंस। केवल नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है व्हाट का। इसका मतलब होता है हु नॉट या विच नॉट। केवल सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। देयर इज नथिंग बट विल एग्री विद मी। इसका मतलब क्या है? बट विल एग्री का मतलब है हु विल नॉट एग्री, हु विल नॉट एग्री। देयर इज नो हिंदू बट नोज द स्टोरी ऑफ द रामायण। अब यहाँ पर निगेटिव है, डेट इज इसका निगेटिव बनता है केवल। देयर इज डेट इज देयर इज नो हिंदू हु डज नॉट नो। इस बात को ध्यान रखना है। देयर इज नो मैन बट विशेज टू लिव। इसका मतलब क्या है? देयर इज नो मैन हु डज नॉट विश टू लिव। देयर इज नो रोज बट हैज सम थॉर्न। तो ये आएगा आपका देयर इज नो रोज विच, क्या आएगा? विच हैज नॉट some thorn. There is scarcely a child but likes candy. तो इसका मतलब क्या है? There is scarcely a child who does not like candy. There is no man but knows these things. इसका मतलब है there is no man who does not know these things. इसका मतलब ये है। It will be seen that the pronoun but is here equivalent who not और which not के बराबर होता है। पॉइंट कह रहा है कि हु विच डेट डिफाइनिंग क्लॉज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हु हुज विच पर्सन्स थिंग्स एनिमल्स के लिए भी आते हैं। और व्हाट जो आता है थिंग्स ओनली के लिए। और नो एंटीसीडेंट एज और बट जो होते हैं वो ओल्डर इंग्लिश में प्रयोग किए जाते हैं। ये आपकी किताब में नहीं मिलेगा ये वाला पॉइंट। कह रहा है कि ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। कभी कभी होता है रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन जनरली ओमिटेड व्हेन इट वुड बी एक्यूजिटिव केस। जब ऑब्जेक्टिव केस एक्यूजिटिव केस का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ हम रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देते हैं। ये वाला पॉइंट कह रहा है। जैसे फ्यू शॉट बट द प्लेयर्स, यहाँ जिसको डेट है वो हटा दिया गया है, यहाँ हटा दिया गया है। A contented mind is greatest blessing, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को हटा दिया गया है। ए मैन कैन एंजॉय इन द वर्ल्ड, ध्यान रखेंगे एक्यूजिटिव केस में हटा देते हैं। आई एम मोनार्क ऑफ ऑल डेट, हटा दिया गया है आई सर्वे। मैन मस्ट रीप द थिंग्स डेट दे सॉ, यहाँ इसको हटा दिया गया है। कह रहा है कि that is used preferably with reference to persons. Thus we tend to say this meeting I attend yesterday rather than the meeting that attend yesterday, but more frequently we say the meeting attended yesterday, the accusative being as a rule omitted altogether. Onions कहते हैं इसको हटा सकते हैं हम। ये कह रहे हैं ओनियन कह रहे हैं कि इसको हटा सकते हैं। तो ध्यान एक्यूजिटिव केस में हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन इन द नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम जनरली नहीं हटाते हैं, लेकिन पोएट्री में हटा देते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन इज नॉमिनेटिव केस में ओकेजनली बी ओमिटेड मेनली पोएट्री और कॉलिकल स्पीच। दिस डिस्टेंस लैंड्स इंचेंटमेंट टू द व्यू। तो यहाँ पर नहीं, इसको डेट को हटा दिया गया है। आई हैव इज ब्रदर इज कंटेमेंट टू डाई, तो यहाँ डेट को हटा दिया गया, हु को हटा दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे नॉमिनेटिव केस में नहीं हटाते हैं, इन फॉर्मल वे में। कह रहा है कि द ओमिशन ऑफ नॉमिनेटिव रिलेटिव प्रोनाउन इज नाउ एक्सेप्शनल, अक्योर्स मोस्टली इन द कॉलिकल और पोएटिक यूजेज। कॉलिकल एग्जाम्पल जैसे दिया है देयर इज समबडी एट द डोर वांट टू सी यू, तो यहाँ पर नहीं डेट है या हु को हटा दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे ये केवल और केवल नॉन जो कॉलिकल है या पोएटिक यूजेज है वहाँ हटाते हैं, वहाँ हटाते हैं और कहीं नहीं हटाते हैं। अब आता है ओमिशन ऑफ द एंटीसीडेंट। कभी कभी ऐसा होता है रिलेटिव प्रोनाउन हटता है, कभी कभी
एंटीसीडेंट को ही हटा देते हैं। डेफिनेशन है ओल्डर इंग्लिश द एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन बाय समटाइम्स लेफ्ट आउट, कभी कभी उसको हटा देते हैं। एंड द रिलेटिव प्रोनाउन इटसेल्फ सर्व्ड एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, खुद काम करता है सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। जैसे हु वर्क्स नॉट शेल नॉट ईट, तो इसका मतलब है ही हु वर्क्स शेल नॉट ईट। नेक्स्ट वाक्य है whom the gods love die young, तो those whom इसका मतलब है those whom the gods love die young, तो यहाँ से आपको हटा दिया गया है, एंटीसीडेंट को ही हटा दिया गया है। who steals my purse steal trash, who laughs at last best, बहुत इंपॉर्टेंट वो है, who laughs last laughs best, who has lost all hope has all lost for fear, तो यहाँ पर एंटीसीडेंट को हटा दिया गया है। यहाँ पर क्या हटा दिया, दोज, यहाँ दिस होगा, या कोई व्यक्ति का नाम होगा, लाफ्स आई है। बी गुड सीट मेड एंड लेट हु विल बी क्लेवर, तो ये कह रहा है कि द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स अलोन विदाउट एक्सप्लिसिटेड एंटीसीडेंट, दिस यूज मोस्टली आर्काइक एंड रियरली यूज इन मॉडर्न इंग्लिश एक्सेप्शन प्रोवर्ब और पोइटिक एक्सप्रेशन, प्रोवर्ब को छोड़कर और पोइटिक एक्सप्रेशन को छोड़कर इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, सेंटेंस में नहीं करते हैं। अगला पॉइंट दिया है एग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट, काय के बारे में बता रहा है, एंटीसीडेंट के बारे में बता रहा है। डेफिनेशन है अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर टू नाउन और प्रोनाउन, किसके लिए बताता है, वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, कॉल्ड एंटीसीडेंट, इसे बोलते हैं एंटीसीडेंट। इट मस्ट बी इन नंबर एंड पर्सन विद इट्स एंटीसीडेंट। नोट द वर्ब इज रिलेटिव क्लाउज सो इज द नंबर एंड पर्सन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, ये भाई बता रहा है जो मैंने बताया था कि जो भी वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल शो द एग्रीमेंट इन नंबर एंड पर्सन्स, जैसे द बॉय हु वाज लेजी, वाज पनिश्ड, तो वाज का प्रयोग हुआ है किसके लिए, द बॉय के लिए, और जो क्या है हु का एंटीसीडेंट है। आई हु एम, तो एम आया आई के लिए। योर किंग विल लीड यू, आई एम द फर्स्ट पर्सन डेट इज टू ब्लेम, तो इज आया है पर्सन के लिए जो एक वचन है। ताउ डेट डिडेस्ट इजराइल, ही डेट इज नॉट विद मी अगेंस्ट मी, अब देखो ही आया है, ही के लिए कौन आया, इज आया है, और ये ही का जो वो वर्ब है वो है इज, और इज है डेट के लिए, लेकिन आई किसके लिए है, ही के लिए आई है जो एक वचन है। ही डेट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल, he that eats ill till he is sick must fast it till he is well, लेकिन हाँ अब देखो प्लूरल एंटीसीडेंट, द बॉयज बहुवचन है, बर आएगी, जो उसका क्या है एंटीसीडेंट है। लेजी बर पनिश्ड, हु अब बी है, बी हु सीक योर प्रोटेक्शन योर स्ट्रेंजर शेयर, तो सीक आई किसके लिए, बी के लिए, मतलब आया हुई ये सब्जेक्ट, लेकिन जो वर्ब आएगी वो आएगी एंटीसीडेंट को देखकर। जैसे यू हु आर माइटी शुड बी मर्सीफुल, यू हु सीक विजडम, अब सीक आई है किसके लिए, हु के लिए, लेकिन जो हु ये सब्जेक्ट है जो एंटीसीडेंट के लिए काम कर रहा है, और जो यू का वर्ब है वो शुड है, और हु की कौन है, सीक, लेकिन आई किसके अकॉर्डिंग है, हु के अकॉर्डिंग आई है। दे हु लिव इन ग्लासेस शुड नॉट थ्रो द स्टोन, जिनके घर पत्थर के बने शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, तो लिव आई है किसके लिए, हु के लिए, लेकिन क्या वचन है, दे बहुवचन है। दे हु सीक ओनली फॉर फॉल्ट्स सी नथिंग एल्स, आगे वो कह रहा है कि थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, द फ्लावर्स विच, अब ये वस्तु है बहुवचन है तो क्या आएगा, ग्रो आएगा। विच ग्रो इन योर गार्डन आर नॉट फॉर सेल, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स डेट इज फोर्थ रीडिंग, तो इज आएगा किसके लिए, ये बता रहा है
ऑफ विच पोयम इट दिस इज द ओनली वन, केवल एक की बात बता रहा है, ओनली वन, दिस इज द ओनली वन ऑफ द पोयम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली के लिए आया है, केवल इज आया है, केवल एक की बात कर रहा है, वो बहुत सारी पोयम में से एक पोयम की बात कर रहा है। ध्यान रखना ऐसा आता है, दिस इज द ओनली वन ऑफ द, दिस इज द ओनली वन ऑफ पोयम दैट इज वर्थ रीडिंग। अगर ऐसे होता है दिस इज द वन ऑफ, दिस इज वन ऑफ द पोयम्स डेट, आ रहा था, क्या था, आ रहा था, दिस इज वन ऑफ द पोयम्स डेट आर वर्थ रीडिंग, लेकिन ओनली लगने से क्या हो गया, क्या हो गई, सिंगुलर हो गया। ऑफ विच दिस इज ओनली वन डेट वर्थ रीडिंग। आगे वो कह रहा है कि केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे आप देख पा रहे होंगे, द केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड करता है ऑन रिलेशन टू द वर्ब इन द क्लाउज। जैसे नॉमिनेटिव रामा इज द बॉय हु डिड इट, एक्विजिटिव रामा इज द बॉय हु आई वांट, वो डिपेंड करता है सेंटेंस में किस प्रकार प्रयोग हो रहा है, एक्विजिटिव है, जेनेटिव है, आफ्टर प्रोपोजिशन है, क्या है, ये वाला पॉइंट आपके किताब में नहीं दिया है। जैसे जेनेटिव या पजेसिव, रामा इज द बॉय हुज पेंसिल आई हैव, हुज पेंसिल आई हैव, जेनेटिव। आफ्टर प्रपोजिशन रामा इज द बॉय टू हुम आई स्पोक, मल्टीपल फंक्शन करता है, जैसे ही हुम बी वर्शिप्स बाय दोज बाय हुज गिफ्ट बी लिव इन द लैंड, तो कह रहा है जहाँ आता है उसी के अकॉर्डिंग चीजें आती हैं। पोजीशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, पोजीशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, तो डेफिनेशन कहती है द प्रिवेंट एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी को हटाना है, रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू इट्स एंटीटेंट, रिलेटिव प्रोनाउन होता है जितना पास हो सके वो उसके एंटीटेंट के पास आता है। जैसे द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी, मिस्टर जोशी। अगर ऐसे प्रयोग करोगे तो गलत है, एम्बिगुअस है, द बॉय इज द ओनली, द बॉय इज द सन ऑफ माई फ्रेंड जोशी हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो गलत हो जाएगा ये। अब पता नहीं चल रहा है कि जोशी ने जीता है, ये लड़के ने जीता है प्राइज, इसका मतलब तो हो गया जोशी ने जीता है, तो ये द कुड रॉन्गली इम्प्लाई डेट मिस्टर जोशी वॉन द प्राइज, तो क्या हो गया, मिस्टर जोशी ने प्राइज जीत लिया, जब जीता किसने है, द बॉय ने। ऐसी कंडीशन को उसे हमें हटाना है, जितना पास हो सकता है उसी के पास लाना है। अदर एग्जाम्पल नीडिंग रीअरेंजमेंट फॉर द क्लैरिटी, जैसे आई विद माई फैमिली reside are in a village near Pune which consists of my wife and 3 children। इस सेंटेंस को इतना अच्छा कहने से अच्छा है कि आई विद माई फैमिली रेजिडेंस विलेज नियर पुणे, माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, ये ज़्यादा कहना बेहतर है। आई हैव रीड गोखले's स्पीच हु वाज डिसिपल ऑफ रनाडे, बेटर होगा इससे कहने आई हैव रीड गोखले's स्पीच ही वाज द डिसिपल ऑफ रनाडे, ये ज़्यादा कहना बेहतर होगा, मतलब जिसके पास आना चाहिए उसी के पास आना चाहिए, अगर अलग थलग करोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ऑलवेज प्लेस द रिलेटिव प्रोनाउन इमीडिएटली आफ्टर इट्स एंटीटेंट टू अवॉइड मिसरीडिंग। अगला पॉइंट दिया है, शायद लास्ट पॉइंट है ये, डेफिनेशन कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस, कंपाउंड वाला बता रहा है। कुछ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन आर फॉर्म बाय एडिंग ईवर, सो और सो ईवर, हु विच और वर्ड में जुड़ जाते हैं, ईवर, सो और सो ईवर। लिस्ट ऑफ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हुईवर, हुजसोईवर, व्हिचएवर, व्हाटएवर, व्हाटसोएवर, नोट। दीज प्रोनाउन हैव नो एंटीसीडेंट एक्सप्लीट, इनसे पहले कोई एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल हुजसोएवर मतलब है एनी एंड एवरी पर्सन हु, इसका मतलब क्या है, एनी या एनी पर्सन हु। एग्जाल्टेड हिमसेल्फ शैल बी
अबेस्ट। हुई सो डिगिथ अ पिट सेल फॉल इन देयर, जो गड्ढा को होता है उसमें कोई गिर जाएगा। व्हाट्स ईवर ताई हैंड फिफ्थ टू डू इट विद माई ताई माइट, इनसे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आएगा। मॉडर्न यूजेज ऑफ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन कह रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश में हुज, हु, इवर, व्हाट, विच इवर, व्हाट्स इवर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंपाउंड रिलेटिव। हुच इवर एनी पर्सन कम्स इन कम इज वेलकम। टेक विच इवर एनी वन विच यू लाइक। विच इवर का मतलब क्या है? एनी वन विच। आई विल टेक विद मी whom so ever you choose। वॉट एवर एनीथिंग विच है ही डज वेल। ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन थे। कल हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 29, एक्सरसाइज नंबर 30, एक्सरसाइज नंबर 31, एक्सरसाइज नंबर 32, एक्सरसाइज नंबर 33। जितनी भी एक्सरसाइज है रिलेटिव प्रोनाउन की उनको करेंगे। तो मिलते हैं कल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।